तो देखो कल जो हम लोग बात कर रहे थे ना, तो ये था टॉपिक ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जी, ठीक है। हम लोग के अंदर में खाना को डाइजेस्ट करने के लिए एक खास तरह का एक सिस्टम लगा होता है, ठीक है। सिस्टम का मतलब आप लोग जानते हैं ना, जब एक से ज्यादा ऑर्गन एक साथ काम करता हो, उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, सिस्टम के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। तो हमारे अंदर में खाना को तोड़ने के लिए सर, आप खाना जो खाते हैं ना, या हम लोग जो खाना खाते हैं ना जी, तो वो लोग बड़ा बड़ा खाना होता है जी, ठीक है। मतलब मॉलिक्यूल उसका बड़ा बड़ा है ना। उसको है ना छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाता है जी, ठीक है। छोटे छोटे टुकड़ों में जो बांटते हैं ना, इस घटना को ही हम लोग क्या नाम देते हैं, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। मतलब जब आप इसको देखिएगा, तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है ना, जब आप बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने के लिए एक खास सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, दैट सिस्टम इज कॉल्ड ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के नाम से बुलाया जाता है जी, ठीक है। और इसी टॉपिक के अंदर में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट्स पढ़ेंगे, उसकी लंबाई वगैरह पढ़ेंगे, उसका बनावट कैसा आता है वो देखेंगे, है ना। उसके बाद ग्लैंड वगैरह पढ़ेंगे, है ना। उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन, खाना कैसे पचता है वो भी देखेंगे, है ना। हाउ एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस, कैसे खाना एब्जॉर्ब होता है, इन सब बात को भी हम लोग ध्यान में देंगे जी, ठीक है। उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा होगा, वो कुछ खाना उल्टा पुल्टा खा लेने से कौन सा बीमारी हो सकता है, तो वो सब भी देखेंगे। फिर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को हम कल बोले थे तुम लोग को, इसको दो पार्ट में बांट दो, एक पार्ट का नाम है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और दूसरे पार्ट का नाम है क्या आपको, एसोसिएट ग्लैंड, है ना जी। तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट क्या होता है ना, उसी को हम दूसरी भाषा में गट बोलते हैं, तीसरी भाषा में एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट के नाम से भी बुलाते हैं जी, ठीक है। यही सब चीज को हम लोग एक बार फिर से देखेंगे। तो कल हम पढ़ाए थे ना, आप लोग को समझा दिए थे ना कि हमारा एक सेल बहुत छोटा होता है सर। ये सेल जब भूख लगा रहता है इसको, तो इसको एक ग्लूकोज चाहिए एक बार में। और मुद्दा है कि आप जो खाना खाते हो, तो स्टार्च खाए या ग्लाइकोजन खाए, उसमें तो लाखों लाख ग्लूकोज होता है सर। एक साथ बहुत सारे ग्लूकोज चेन बना के जुड़ा होता है सर। तो इतना बड़ा सामान को, है ना, ये एक छोटा सा नन्हा सा सेल ना ले सकता है जी। तो सर इसके लिए हमारे अंदर में क्या होना चाहिए, डाइजेस्टिव सिस्टम। और ये डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट देता है सर, इतना छोटा छोटा कर देता है सर, ताकि आराम से इसको हम सेल के अंदर में डाल दे, ठीक है। और इतना छोटा हो जाता है, सेल में चला जाता है। यही बड़ा सामान को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं। अब बड़ा सामान मतलब यहाँ आपको क्या होगा, तो लार्ज कॉम्प्लेक्स, है ना, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लाइक स्टार्च, है ना, लाइक ग्लाइकोजन, इस सब को ब्रेक डाउन करके स्मॉल मॉलिक्यूल में चेंज करते हैं, इस कॉल्ड डाइजेशन। इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, डाइजेशन के नाम से बुलाते हैं, ठीक है। डाइजेशन का डिफिनेशन जो हम नोट्स दिए है ना, उस नोट्स में लिखा हुआ है। हम लोग सीधे बात करते हैं कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे काम करता है। टॉपिक का नाम आ गया ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। और सर आप इसके अकॉर्डिंग कौन कौन सा टॉपिक पढ़ाइएगा, तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अकॉर्डिंग कल भी बोले थे, अभी भी बोले थे थोड़ा देर पहले, दो टॉपिक पढ़ेंगे जी, ठीक है। एक पढ़ेंगे हम लोग, है ना, आपको एलिमेंट्री केनाल, है ना जी, एलिमेंट्री केनाल, है ना। और इसी का एक और नाम क्या है सर, आपको एलिमेंट्री केनाल का ही दूसरा नाम है आपको गट, तीसरा नाम क्या है आपको, एसोसिएट ट्रैक्ट या सीधे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, है ना जी, डाइजेस्टिव डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, है ना। या एक नाम और था जी, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। ये सब हम लोग, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी इसको हम लोग बुलाते हैं जी, ठीक है। ये सारी बातें, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं जी, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग बात करेंगे क्या, एक एसोसिएट ग्लैंड, खाना पचाने के लिए कुछ केमिकल्स निकलना चाहिए सर, ठीक है। उस केमिकल को निकालने वाला जो ऑर्गन होता है ना, उसको एसोसिएट ग्लैंड कहते हैं। तुमको अगर सर अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो देखो एक फोटोग्राफ बनाते हैं, ठीक है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का, तब तुम लोगों को समझ में आ जाएगा चल क्या रहा है मैटर, है ना जी। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का फोटोग्राफ आप लोग भी घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा, ये आना चाहिए आप लोग को बनाना, ठीक है। हाँ, पूछ सकता है।
दिख रहा है ना जी। और उससे बात हुआ जी, वो दोनों लड़का से। वजाहत बोला था ना। वजाहत का वजाहत का दोस्त है ना वो। वो कौन, इरफान काहे नहीं आता है जी ऑनलाइन क्लास में? क्या बोला वो? दिन में 11 बजे क्या करता रहता? तो हमको दिन में ऑफलाइन बुला लेंगे आप तुम लोग को, बिना मतलब का इसमें ऑनलाइन में आप लोग है ना, नहीं ठीक से हो पा रहा है। कुछ दिन में ऑफलाइन बुला लेंगे। इसमें आप यूट्यूब पे डालना, वो क्या यूट्यूब बोलता है कि यूट्यूब पे देख लेते हैं, कि नहीं देखता, पढ़ता ही नहीं है बायोलॉजी। तो बायोलॉजी अब सोच रहे हैं कि ऑफलाइन ऑफलाइन पढ़ाए या यूट्यूब पे हम था अब ज्वाइन वाला सिस्टम लगा देंगे। मतलब ये कोई बात हुआ? जो छूटा सो। वो लड़का नदीम से भी बात हुआ था। वो आता है ना वहाँ सर के यहाँ, मुजाहिद सर के यहाँ नहीं आता अब? हाँ एक लड़का और है ग्रुप में है। छोड़ो हटाओ तो। देखिएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम का एक फोटोग्राफ बना है जी, ठीक है? आप लोग के एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है। फोटोग्राफ बनाना पड़ेगा आप लोग को भी, देखिएगा बनाने का तरीका हम कैसे बनाए होंगे, उस हिसाब से आप लोग को भी देखिए। अभी आप लोग के 10th के लेवल का क्या क्या पॉइंट सब याद रखना है। ये जो फोटोग्राफ बना है ना, तो ये जगह को उठाने के लिए आप माउथ मान लीजिए, ठीक है? इस रीजन को हम लोग जहां से देखो, तुम लोग हम समझा सकते हैं, जैसे अभी तुम लोग कोई खाने के लिए मुंह को खोलेगा ना, तो ओपनिंग इज कॉल्ड माउथ, है ना जी? माउथ का मतलब से जो दो ओंठ है ना, ओंठ और दांत है ना, टीथ जो है ना, उसके बीच का जो जगह है, ये समझा कोई आदमी? जैसे मान लो ये आपका लिप हुआ, है ना, और ये यहाँ से आपको टीथ स्टार्ट हुआ। टीथ और लिप का जो ये जगह होता है, इसी को हम लोग माउथ कहते हैं। या किसी आदमी को देखो खैनी वगैरह जो खाता है, वो लोग को देखोगे बस आगे इसी के रीजन में आपको अपना खैनी रखता है, ठीक है? समझा जी कुछ क्या बोलना चाहें? मतलब लिप और टीथ के बीच का जो जगह होता है, यानी ओपनिंग इज कॉल्ड माउथ, है ना जी? ओपनिंग को हम लोग क्या नाम देते हैं? माउथ के नाम से बुलाते हैं, ठीक है? और जब अंदर जाते हैं सर, जहाँ पे टीथ और टंग मिलता है, ठीक है, तो उसको हम लोग बक्कल कैविटी बोलते हैं जी। कुछ गया बात समझ में? हम लोग ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का ट्रैक्ट पढ़ रहे हैं जी। ट्रैक्ट समझा ना, ये वाला टॉपिक है ना, ये वाला जो टॉपिक हम लोग देख रहे थे, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट बता रहे हैं सर, रास्ता, है ना जी? तो ये बात तो तुम लोग को समझ में आ रहा है कि सर जहां से शुरू होता है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? माउथ के नाम से बुलाते हैं, ठीक है? माउथ के जब आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे हम लोग का टंग मिलता है और जहाँ पे अंदर का जो दांत सब दिखाई देता है, वो इलाका को क्या कहते हैं? बक्कल कैविटी के नाम से बुलाते हैं, ठीक है? बक्कल कैविटी कहिए, या इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं? ओरल कैविटी के नाम से भी इसको हम लोग बुलाते हैं जी, ठीक है? बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी के नाम से, है ना, इसको देखते हैं। और उसके बाद जब आगे बढ़ोगे ना कि गर्दन के पास, जहां से अभी जैसे अभी थूक निकलोगे तुम लोग, तो एक जगह पर एहसास हुआ कि यहाँ पर है, तो उसको हम लोग फेरिंग्स बोलते हैं, है ना जी? फेरिंग्स। अभी सब 10th के एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, नाम वर्गा वर्गा नहीं लिख रहे हैं। ये हो गया फेरिंग्स, जहां पे तुम खाना निगलोगे तो फेरिंग्स आता है। एक बात गौर करोगे ना, तो फेरिंग्स के आगे बढ़ोगे ना, तो दो पाइप मिलेगा सर। एक पाइप ये वाला है जो आगे जाके लंग्स में खुलेगा, यहाँ पे लंग्स होता है हम लोग का। और एक पाइप है जिसको हम देखते हैं खाना को ले जाता है सर, तो इस पाइप का नाम है फूड पाइप, है ना जी? ये ला जो पाइप देख रहे हैं आप लोग, इसको हम लोग फूड पाइप बुलाते हैं। ये नहीं तो इसको दूसरा स्पेलिंग है ओइसोफेगस, है ना जी? इसको हम लोग ओइसोफेगस के नाम से भी इसको हम लोग बुलाते हैं। ओसोफेगस बोलिए या ओइसोफेगस बोलिए, है ना? वो साइलेंट करके पड़ेगा, तो इसोफेगस प्रोनाउंस करते हैं। असली प्रोनाउंसिएशन इसका क्या है? इसोफेगस, है ना जी? तो इसोफेगस से आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो सर एक रास्ते में जाते हैं जिसका नाम क्या है आपको? स्टोमक। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? स्टोमक के नाम से बुलाते हैं, ठीक है? और स्टोमक के बाद,
है ना सर, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन का नाम स्मॉल इंटेस्टाइन ही क्यों पड़ा? तो जवाब है कि इसका डायमीटर, है ना, इसका डायमीटर छोटा होता है जी, ठीक है, इसका जो डायमीटर देखते हैं छोटा होता है, इसके लिए इसका नाम क्या पड़ा? स्मॉल इंटेस्टाइन। लेकिन उसके जस्ट बाद देखिएगा स्मॉल इंटेस्टाइन जहाँ पे आपको खत्म होता है तो वहां से एक बड़ा सा इंटेस्टाइन चलता है जो अंदर ही अंदर मुड़ा हुआ है, ठीक है, इसका नाम क्या है सर? आपको लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है जी, लार्ज इंटेस्टाइन के नाम से बुलाते हैं। ये बात सही है जी, ऐसे ही लपेटा होता है। ये बात कोई लड़का गौर करना कि नीचे से है, ये ऊपर से है। जैसे ये पेन को मान लो स्मॉल इंटेस्टाइन, तो ये है लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, ऊपर की ओर से कोई कनेक्शन नहीं है इसका एक दूसरे से। और लार्ज इंटेस्टाइन एक जगह जाता है सर, इस जगह को रेक्टम बोलते हैं, रेक्टम। रेक्टम वो जगह होता है जहां पे गंदगी जमा होता है, ठीक है, और जब तुमको इच्छा होता है कि गंदगी को बाहर करना है, जो खाना नहीं पचता है ना, उस खाना को बाहर करने के लिए एक खास पॉइंट होता है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एनस। इस रास्ते से हम लोग गंदगी को बाहर कर देते हैं जी, ठीक है, तो एनस के रास्ते से गंदगी बाहर हो जाता है। ये सब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट्स है जी, ठीक है। अब यहाँ पे तो हम एक बार जो हम रेड पेन ढूंढ रहे हैं, ठीक है, तो हम आपको बताएंगे कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में एसोसिएट ग्लैंड कहाँ कहाँ पर है। एसोसिएट ग्लैंड ये देख रहे हैं जी, ठीक है, ये अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, तो सबका नाम अभी हम थोड़ा देर में लिखेंगे। एसोसिएट ग्लैंड, एक मिनट पेन बदलते हैं। तो देखिए, तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि जब हम लोग स्टार्ट करते हैं ना सर डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, तो बकल कैविटी के बाहर से सर कुछ ग्लैंड होते हैं जिसका नाम क्या, आपको सेलेवरी ग्लैंड। रेड पेन से जो बनाए हैं ना, दिख रहा है ना फोटोग्राफ, है ना, फोटोग्राफ थोड़ा जूम कर देते हैं, तो ये जो हिस्सा जो देख रहे हैं रेड कलर का जो रीजन है जी, ठीक है, ये वाला, है ना, ये वाला, है ना, तो ये सबको हम लोग क्या नाम देते हैं सर? इस सबको नाम देते हैं हम लोग, है ना, सेलेवरी ग्लैंड, है ना जी, सेलेवरी ग्लैंड। ग्लैंड का मतलब क्या होता है सर? वह टिश्यू या वो ऑर्गन जो केमिकल निकालता हो, केमिकल निकालने वाले सेल को ग्लैंड कहते हैं। जैसे अभी तुम लोगों को पसीना चल रहा होगा, तुम्हारे स्किन से निकलता होगा, स्किन से निकलने वाला आपको जो वाटरी सब्सटेंस है, तो स्किन को क्या कहेंगे यहाँ पे? स्वेट ग्लैंड कहेंगे, जो पसीना निकालता है, ठीक है। जो भी सेल या टिश्यू कुछ केमिकल निकालता हो, उस सेल या टिश्यू को हम लोग ग्लैंड कहते हैं। पेट के अंदर के दीवार पे भी सर ग्लैंड होता है जो खाना पचाने में मदद करेगा, ठीक है, इसको हम लोग गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं, ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। पढ़ेंगे भविष्य में हम लोग, अभी बस ऑर्गन सब पहचान रहे हैं, कौन सा चीज कहाँ पे मौजूद है उसको जानने जा रहे हैं, ठीक है, इसका नाम है गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये है लीवर, है ना जी, लीवर, इसको हिंदी में कलेजी वगैरह बोलते हैं, है ना, लीवर, ठीक है, ये भी हम लोग में एक होता है। इसका भी खाना पचाने से तो मतलब है सर, इसका नाम है पेनक्रियाज, है ना, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? पेनक्रियाज के नाम से इसको हम लोग बुलाते हैं जी, ठीक है। तो पेनक्रियाज भी होता है सर एक ग्लैंड, और एक स्मॉल इंटेस्टाइन से पे भी ग्लैंड होता है जी, ठीक है, जो भविष्य में तुम लोग को बताया जाएगा जी, ठीक है। एसोसिएट ग्लैंड पढ़ रहे हो, मतलब खाना पचाने से संबंधित ग्लैंड, वो सब के बारे में हम तुम लोग को बता रहे थे, ठीक है। एक फोटोग्राफ जो तुम लोग नोट्स में हम बना के दिए हैं, ऐसा नोट्स खोलिएगा तो एक पेज आप लोग को ऐसा वाला कुछ मिलेगा जी, ठीक है, यहाँ पे सब लिखा हुआ है एनसीईआरटी बुक में, ठीक है। तो ये फोटोग्राफ देख रहे हो ना सब आदमी, ये आपको एनसीईआरटी बुक का फोटो मतलब हम जो बनाए वो फोटोग्राफ है, इसमें भी वही सब कुछ मिलेगा जो अभी हम तुम लोग को थोड़ा देर पहले बोल रहे थे जी, ठीक है। तो यहाँ गौर कीजिएगा, एग्जाम में ऐसा भी बना के आ जाइएगा तो पूरा नंबर देगा जी आपको, ठीक है। आप लोग यहाँ देखिए माउथ है लिखा हुआ, हम क्या बोल रहे थे, माउथ का डेफिनेशन, ओपनिंग इज कॉल्ड माउथ, है ना जी, जहाँ से तुम्हारा ओंठ हट जाएगा ना, जैसे तुम कुछ खाने के लिए अपना मुंह खोलते हो ना, तो खुला हुआ ऑप्शन को माने पॉइंट को हम लोग क्या नाम देते हैं? माउथ के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। तो माउथ के बाद जहां पे हम लोग का दांत और टंग होता है ना सर, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? ओरल कैविटी के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। ओरल कैविटी के बाद ये इलाका जो देखते हैं इसका नाम क्या है? फेरिंग्स, है ना जी। और ये जो हिस्सा देखते हैं उसका नाम क्या है? फूड पाइप। फूड पाइप समझ में आ रहा है ना, वो पाइप जिसमें खाना जाता है जी। और ये फूड पाइप आगे जाके स्टोमक में खुलता है जी, ठीक है। स्टोमक आगे जाके लीवर में, लीवर आगे जाके पेनक्रियाज में, पेनक्रियाज स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है, फिर ये लार्ज इंटेस्टाइन में, फिर कोलोन में, रेक्टम में और एनस में जी, ठीक है। इस तरह से ये आप लोग देख रहे होते हैं जी, ठीक है। ये सब सीकम क्या है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स क्या है, ये सब हम बाद में आपको बता देंगे। कोलोन भी क्या है तुम लोग को समझा, लेकिन तुम लोग ये तो समझ गया होगा, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, लीवर, स्टोमक, ये सब तुम लोग को अब नया नाम नहीं लगना चाहिए, ठीक है। एक बार और फूड ड्रॉप बनाते हैं, इस बार जो फूड ड्रॉप बनाएंगे ना, इसमें बहुत कुछ डिस्कशन भी करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं,
और इसी से जुड़ा हुआ कुछ बातें आप लोगों को बताया जा रहा है, ठीक है। तो जब आप ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का फूड रैप बनाते हैं ना सर, है ना जी, जैसे मान लो ये कोई बंदा है, ठीक है, तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ से स्टार्ट होगा माउथ वाले रीजन से सर। इस जगह को हम लोग क्या नाम दिए थे, माउथ के नाम से बुलाए थे जी, ठीक है। माउथ आगे जाके किस में खुलता है सर, बक्कल कैविटी में खुलता है जी, ठीक है, बक्कल कैविटी में जा रहा होता है जी, ठीक है। अब ये बक्कल कैविटी से जब आगे बढ़ता है सर, ठीक है, यानी जब ये माउथ आगे भागेगा तो इस रीजन को हम लोग क्या नाम देते हैं सर, फेरिंग्स के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। यहाँ वाला जो रीजन होगा इज कॉल्ड फेरिंग्स, है ना। फेरिंग्स के बारे में कहा जाता है कि सर ये वो जगह है जहां पे है ना सर खाना भी पहुंचता है और सांस लेते तो सांस भी पहुंचता है जी, ठीक है। जैसे अभी तुम लोग सांस ले रहा होगा ना, ऑक्सीजन ले रहा होगा, तो सर ये यहाँ पहुंच रहा होगा ऑक्सीजन। अब यहाँ ऑक्सीजन पहुंचता है और जब तुम कुछ खा रहते हो या पी रहे होते हो तो तभी सर यहाँ पे वो पहुंचता है। तो तुम लोग फेरिंग्स का क्या बात करेगा, डिफिनेशन या क्या देगा, कॉमन पासेस ऑफ फॉर फूड एंड एयर, कॉमन पासेस ऑफ या कॉमन पॉइंट ऑफ क्या, फूड एंड एयर, ये खाना का और हवा का एक कॉमन है ना पॉइंट है जी, ठीक है। उसके बाद उसके बाद क्या बात करने वाले थे हम लोग, है ना जी, तो ये बात सब समझ में आया, ठीक है। उसके बाद था फेरिंग्स, जब समझ में आ गया तुम लोग को, तो फेरिंग्स के पास ऑक्सीजन भी आता है सर, अब फेरिंग्स के पास फूड भी आता है। और यहाँ पे फूड जो है, अब फेरिंग्स ऑक्सीजन जो है पूछता है फेरिंग से, भाई मैं किधर जाऊं, मैं किधर जाऊं। जैसे फूड पहुंचेगा ना तो फूड पूछेगा भाई मैं किधर जाऊं, है ना जी। और ये फेरिंग्स भी ऑक्सीजन भी पूछेगा कि भाई मैं किधर जाऊं। मतलब यहाँ के आगे जाने के बाद दो पाइप तुमको मिलेगा, फेरिंग से आगे बढ़ोगे यहाँ से दो ठो पाइप मिलेगा, एक आगे की ओर से एक पीछे की ओर से। अगर अभी अपने आप को टच करोगे ना तो सबसे आगे का एक पाइप होगा जिसको हम विंड पाइप बोलते हैं, है ना जी। फेरिंग्स के आगे जाकर जाइएगा तो एक विंड पाइप होगा जी, ठीक है। और पीछे की ओर से जो होगा, मतलब जो अब तुमको छूने से एहसास भी नहीं होगा, तो उस पॉइंट को हम लोग क्या नाम देते हैं, है ना, विंड, उसको हम लोग नाम देते हैं फूड पाइप के नाम से बुलाते हैं। ये वाला पॉइंट जो देखते हैं इसका नाम क्या हो जाएगा, फूड पाइप। अब तुम लोग खुद गौर करो, इसी का डम्मी फोटोग्राफ देखो, यहाँ पे साइड में हम बना रहे हैं, यही ना बनाया जी फोटोग्राफ। और ये ऐसे था और यहाँ से ऐसे था जी, ठीक है। तो ये था फेरिंग्स, है ना जी, समझ में आ रहा सब आदमी को ना, फेरिंग्स है ये। और फेरिंग्स के पास ऑक्सीजन भी आता है और फूड भी आता है जी, ठीक है। अब ये दोनों क्वेश्चन पूछ रहा है इससे फेरिंग से कि मैं किधर जाऊं और मैं किधर जाऊं। तो देखो, तो सर इस दोनों का जो पाइप है सर, ये एक पाइप ये है, सब समझ रहा है ना, एक ये पाइप है और एक ये पाइप है सर, ठीक है। और पूछा जा रहा है सर कि हम किधर जाएं, है ना, किधर जाए। तो सर कहा जाता है कि विंड पाइप का जो अंतिम छोर है जी, ठीक है, जहां पे विंड पाइप है, इमेजिन कर पा रहा है सब लड़का, है ना जी। ये विंड पाइप था जिसपे हम रेड पेन चला रहे हैं ना, उसका नाम है विंड पाइप, है ना जी। उसी पाइप से जुड़ा हुआ पाइप है जिसका नाम है क्या, फूड पाइप। ये है फूड पाइप, है ना। और ये जो है आपको विंड पाइप, है ना। विंड पाइप का दूसरा नाम क्या है, ट्रैकिया बोलते हैं इसको हम लोग, ठीक है, ट्रैकिया, है ना। और फूड पाइप का दूसरा नाम क्या है सर आपको, है ना, इसका ओसोफेगस के नाम से बुलाते हैं, ठीक है। अभी क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये है कि सर कब ऑक्सीजन क्या इधर चला जाएगा, क्या फूड इधर चला जाएगा, किधर जाएगा। मतलब कोई लड़का कहेगा सर हम नाक से सांस नहीं लेके गए, मुंह से सांस लेते हैं, तो क्या मेरा ऑक्सीजन पेट में चला जाएगा, आगे जाके तो पेट मिलता है ना, स्टमक ना। और कोई लड़का कहेगा कि सर कुछ कभी कभी ऐसा हो सकता है क्या कि चावल का दाना या, है ना, या पानी, है ना, लंग्स में चला जाए। तो जवाब दे रहे हैं हम उसको कि ऐसा कभी नहीं होगा जी, ठीक है। हमेशा ऑक्सीजन इसी में जाएगा, फूड विंड पाइप में ही जाएगा। अब फूड हमेशा, है ना, तुम सुता भी रहेगा तब भी, ठीक है। तो ये आपको हमेशा किस में जाएगा, है ना, तो आपको फूड पाइप में ही जाएगा जी, ठीक है। मुद्दा ये उठता है कि सर ये कैसे हो जाता है। तो यहाँ पे जहां पे आपको फेरिंग्स बनाए थे फुटरा, देखो ये था विंड पाइप और ये था यहाँ पे फेरिंग्स, है ना जी। तो सर इस जगह से सर यहाँ पे फूड है, तो सर ये इधर ही जाएगा, किधर, आपको फूड पाइप की तरफ ही जाएगा जी, ठीक है। कौन गाइड करेगा, तो सर विंड पाइप के अंतिम छोर पे एक खास स्ट्रक्चर होता है जी, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड इपीग्लोटिस। इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या नाम देते हैं, इपीग्लोटिस के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है, इपीग्लोटिस, है ना। इपीग्लोटिस जा रहा है बस में ऊपर से ना जा रहा कुछ भी मतलब, है ना। तो हम क्या बोल रहे थे कि ये जो देख रहे थे आप,
कि सर फूड विंड पाइप के अंतिम छोर पे, ये विंड पाइप था, विंड पाइप का जो अंतिम छोर देख रहे हैं सर, उस पे एक खास तरह का कार्टिलेज का बना हुआ, एक कुरकुरी हड्डी का बना हुआ एक फ्लैप होता है। फ्लैप समझते हैं ना, जैसे आप लोग के पास कवर लगाते हैं किसी किताब उताब पे, जो पतला सा एक कागज जैसा कवर लगाते हैं ना, जिल्द वगैरह, तो वैसा ही यहाँ पे एक फ्लैप होता है सर, ठीक है। दैट फ्लैप इज कॉल्ड इपिग्लोटिस। 3D पिक्चर है जी, समझ में आ रहा ना, एक पतला सा कागज जितना जैसा दिखने वाला स्ट्रक्चर होगा। अब मान लीजिए अगर खाना है सर, खाना आपको कहा जाता है कि इधर ही जाएगा, तो उस टाइम में कैसे मदद करेगा, ये ब्रेन के कंट्रोल में है। ये इपिग्लोटिस क्या करेगा, इसको बंद कर देगा ये विंड पाइप को बंद कर देगा, तो सर खाना टकराएगा भी तो सर इधर ही गिरेगा जी। कुछ गए अब बात समझ में? हेलो, जा रहा है जी? हेलो, ठीक है। तो मच्छर बहुत काट रहा है। तुम गांव से आ गया जी, पानी कम गया तुम्हारे मोहल्ला का? एक एक मिनट, है ना, भरा हुआ है, तब कैसे रह रहा है जी तू? अब मोटर वोटर से पानी खिंचाया तो कम नहीं हुआ? हाँ, आज तो बारिश हुआ था, आज तो और बढ़ गया। चले बोले ना, तो हम लोग कहाँ फंसे हुए अभी हम लोग, तो यहाँ फेरिंग्स के बारे में समझना शुरू कर रहे हैं जी, ठीक है। गौर कीजिएगा, जिसको नहीं दिक्कत हो रहा होगा तो पूछिएगा हमसे जरूर, हम बताना चाह रहे हैं, हम तुम लोग के दिमाग का एक क्वेश्चन दिखा रहे थे कि कोई बंदा है सर, ये अब बंदा का जब हम लोग फोटोग्राफ बनाए थे, तो सर ये उसका बकल कैविटी था, ये उसका नाक का रास्ता है जी, ठीक है। कहे थे हम दोनों, सर ये दोनों एक ही जगह पे आके खुलता है, ठीक है, उस जगह का नाम क्या है, फेरिंग्स। तो मुद्दा ये है कि अभी तुम लोग सांस ले रहा होगा, तो सांस जो लेते हैं सर, तो वो किधर जाता होगा, तो ऑब्वियसली लंग्स में जाता होगा। तो सर यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होता कि यहाँ पे दो रास्ता है, कभी ऑक्सीजन इधर चला जाए तो, या मान लो कोई लड़का मुंह से सांस लेगा तो इधर चला जाए तो जवाब है कभी ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सर विंड पाइप के ऊपर में एक पतला सा फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अभी तुम सांस ले रहा होगा ना, तो सर ये इसको बंद कर देगा, ठीक है, यानी फूड पाइप को बंद कर देगा। अब फूड पाइप बंद हो जाएगा सर, तो इसका मतलब ऑक्सीजन टकरा के भी किधर गिरेगा, हमेशा इधर ही ना जाएगा, इस पाइप में तो नहीं जाएगा। इसका नाम क्या रखे थे अभी हम लोग, इपीग्लोटिस। इपीग्लोटिस क्या करता है सर, गाइड करता है किसको, फूड को और इसको जी, ठीक है। तुम लोग एक बार कभी गौर करना, जब तुम खाना निगलोगे ना, निगलते वक्त है ना, सांस नहीं लेते रहोगे, ठीक है जी, मतलब एक बार में कोई एक ही चीज होता रहता है, ठीक है। ये बात को तुम लोग कोई फैक्ट देखना, है ना, जैसे तुम कभी कुछ अभी थूक निकलोगे ना, तो थोड़ा देख लो तुम्हारा सांस रुक जाएगा, मतलब अल्टरनेट काम करता है सर। जैसे अभी खाना खाइएगा, खाना खाइएगा नहीं, खाना जब निगलिएगा तब, है ना जी, तो उस टाइम में सर क्या होगा, ऑक्सीजन का पाइप बंद रहेगा, मतलब इस पाइप को ये बंद कर देगा। अभी हम इतना बार बार वही चीज समझा रहे हैं जी। आप देखो इपिग्लोटिस का डिफिनेशन लिख रहे हैं, इपिग्लोटिस क्या है, ए फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर फाउंड एट ए फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर है ना, फाउंड फाउंड एट द एंड ऑफ एंड ऑफ विंड पाइप, है ना, विंड पाइप, ये हवा का जो पाइप था उसके अंतिम छोर पे पाया जाता है, ठीक है। एंड, है ना, कंट्रोल इट कंट्रोल, है ना, कंट्रोल, है ना, एंट्री ऑफ फूड एंड एयर इन, है ना, फूड पाइप एंड फूड पाइप फूड पाइप एंड विंड पाइप रिस्पेक्टिवली, है ना जी। ये कंट्रोल करता है कौन किधर जाएगा जी, ठीक है, विंड पाइप रिस्पेक्टिवली, है ना। ये सब तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, तुम चाहेगा कि सर हम जबरदस्ती अपने दिमाग को कह रहे हैं कि ऐसे करो, नहीं, ये ब्रेन कंट्रोल करता है जी, ठीक है। इट कंट्रोल बाय ब्रेन, इट कंट्रोल बाय ब्रेन। इसी पे एक क्वेश्चन है जी, ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि या तुम लोग कभी कभी एक्सपीरियंस किया होगा कि खाना खा रहे थे तुम, ठीक है, एकाएक तुमको छींक आ जाए, है ना जी, तो छींक जब आता है ना जी, तो देखना तुमको नाक से, है ना, पानी आने लगेगा, या नाक से चावल वगैरह सब निकलना शुरू हो जाता है, ठीक है। कभी, है ना, कहता है क्या कि कोई बच्चा जब, है ना, जब आप छींकते हैं ना, तो छींकने से ब्रेन है ना स्विच ऑफ हो जाता है, ब्रेन है ना काम करना बंद कर देता है जी, ठीक है। जब तुम कभी सॉरी छींकोगे, ठीक है, जैसे एक छींक आएगा, देखना थोड़ा देख ले ब्रेन का ना, आपको ब्रेन का सेल भी डैमेज होता है, ब्रेन कुछ समय के लिए अपना कंट्रोल खो देता है जी। हम क्या बोले थे इसके बारे में, इपिग्लोटिस के बारे में, ये भाई तो कंट्रोल है ब्रेन के, है ना। और जब तुम खाना खा रहे होते हो, है ना जी, तो
है ना, आपको ये ब्रेन कंट्रोल किया हुआ था, ब्रेन इसको बंद किया हुआ था, है ना जी। और खाना किधर गिर रहा था, फूड किधर जा रहा था, इधर जा रहा था। लेकिन जब तुम छींक देते हो ना, तो इपिग्लोटिस कंफ्यूज हो जाता है ना जी। नहीं कभी सुनते हो, जैसे मान लो तुमको कोई कंट्रोल कर रहा है, तुम्हारा टीचर तुमको हमेशा गाइड कर रहा है ना जी। लेकिन एक ऐसा समय है जिसमें टीचर तुमको कुछ बोल ही नहीं रहा है, तो तुम क्या करेगा, कंफ्यूज हो जाएगा ना। जैसे क्रिकेट खेल रहे हो क्रिकेट खेल रहे हो, तुमको एक लड़का या तुम्हारा कोच बता रहा है कि दाएं बांधो, बाएं मारो, ऐसे मारना है, सिखा रहा है जी, ठीक है। लेकिन जब तुम कोच तुमसे पीछे से आवाज नहीं दे रहा था, तुम आंख बंद करके बांधना शुरू कर दोगे ना, सेम बात यहाँ वही हो जाता है। जब आदमी छींकता है ना सर, तो उस टाइम में इपिग्लोटिस कंफ्यूज हो जाता है। जैसे बैडमिंटन खेलते हैं ना, ऐसे दाएं बाएं ऐसे चलने में लगता है, ऐसे से हाथ मारने लगता है जी, ठीक है। और वही बात होता है कि जो खाना जाना चाहिए था फूड पाइप में, वो खाना नाक के रास्ते से या मुंह के रास्ते से बाहर निकल जाता है, ठीक है। देखो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा एट द टाइम ऑफ, है ना, ऑन ए टेबल, है ना, ऑन ए डाइनिंग टेबल, या ड्यूरिंग ईटिंग, है ना, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ड्यूरिंग ईटिंग, है ना, ए पर्सन स्टार्ट स्नीजिंग, है ना, ड्यूरिंग ईटिंग, है ना, या फीडिंग फीडिंग के टाइम में, है ना, ड्यूरिंग ईटिंग ए पर्सन स्टार्ट, है ना, ए पर्सन स्टार्ट स्नीजिंग, है ना, वो छींकना शुरू किया, ठीक है। देन, है ना, ही ही फील, है ना, ही फील, है ना, अनकंफर्ट, है ना, है ना, कंफर्ट, है ना, है ना, देन ही फील अनकंफर्ट, समझता है, समझ रहा है क्या बोल रहे हैं, है ना। तो विच ऑर्गन एट दिस टाइम इज डिस्टर्ब, है ना, विच ऑर्गन, अच्छे से नहीं बना पाया, लेकिन क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन है विच ऑर्गन, है ना, बिकम डिस्टर्ब, क्वेश्चन समझा जी। बिकम जगह नहीं है, यहाँ लिख रहे हैं बिकम डिस्टर्ब, कौन सा ऑर्गन गड़बड़ा जाता है, ठीक है। तो आपका जवाब होगा, है ना, तो आप लोग जवाब क्या दीजिएगा, ठीक है। आप लोग का जवाब होगा सर इसोफेगस, आंसर दीजिए, लिख दे, आंसर लिख देते हैं, है ना, इपिग्लोटिस, है ना, इपिग्लोटिस गड़बड़ा गया है, इस वजह से ऐसा होता है जी, ठीक है। तो तुमको अगर सर अभी तक कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा आपका बात, तो हम तुम लोग को सीधा बोलना चाह रहे हैं कि फेरिंग्स के बाद दो पाइप खुलता है, एक विंड पाइप और एक फूड पाइप। खाना का एंट्री हमेशा फूड पाइप में होगा, और इसको हमेशा गाइड करेगा इपिग्लोटिस। इतना तो समझ में आ ही क्या होगा, यही ना यहाँ लिखे हुए हैं, इट कंट्रोल एंट्री ऑफ फूड एंड एयर इन फूड पाइप एंड विंड पाइप रिस्पेक्टिवली, है ना। ये कंट्रोल किसके द्वारा होता है, इपिग्लोटिस किसके कंट्रोल में, क्या तुम्हारे कंट्रोल में है, नहीं, ये तुम्हारे ब्रेन के कंट्रोल में है। मतलब अभी तुम चाहेगा, अभी दिमाग में सोच लेगा कि नहीं इपिग्लोटिस इधर रहेगा, बाएं रहेगा, दाएं रहेगा, ये तुम्हारी बात नहीं मानना है, ये ब्रेन का बात मानना है। अब ब्रेन कब डिस्टर्ब हो जाता है, जब आप छींकते हैं तब इपिग्लोटिस भी डिस्टर्ब हो जाता है जी, ठीक है। उस टाइम में अगर खाना खा रहे होते हो तुम छींकते वक्त ही, है ना जी, तब तुम्हारा नाक से या नाक से अपने की पानी या आपको चावल का दाना या कुछ सब्जी का टुकड़ा बाहर आना शुरू हो जाता है। ये जस्ट ड्यू टू द इपिग्लोटिस बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो गया सर, इस वजह से, है ना। इपिग्लोटिस पूरा ऐसे बैडमिंटन जैसे खेलते हो ना, दाएं बाएं मारते रहते हो ना रैकेट, वैसे ये करने लगता है, इसलिए कुछ भी टकराएगा तो पूरे फेंका जाएगा। कहता है कि चावल का एक दाना भी तुम्हारे लंग्स में चला जाएगा ना जी, तो पूरा लंग्स को काट के बाहर निकल जाएगा, है ना जी। आपका लंग्स बहुत डेलिकेटेड होता है और उसको ये काट सकता है, इसलिए इपिग्लोटिस उसको बचाता है। कभी भी खाना, है ना, विंड पाइप में नहीं जा सकता है सर, जबरदस्ती भी करोगे तब भी नहीं जाएगा। समझ में आ गया, है ना, क्या समझाएं, है ना, आगे बढ़ो इससे, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में हम लोग क्या देख लिए थे सर, ठीक है, एक मिनट, है ना। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में हम लोग देखे थे, यहाँ पे आप आगे बात करेंगे, अभी अभी हम बस अभी ट्रैक्ट का कुछ बात सब बता रहे थे। तो माउथ था, माउथ के आगे बकल कैविटी, बकल कैविटी पे चर्चा करेंगे एक बार फिर से, जब पूरा फोटोग्राफ तुम समझ जाएगा ना, तो बकल कैविटी में क्या मिलता है, कैसा दिखता है, सब बताएंगे। अब बकल कैविटी के बाद आया था फेरिंग्स, फेरिंग्स पे भी हम चर्चा कर दिए थोड़ा बहुत, तुम लोग समझ गया होगा। फेरिंग्स के बाद आता है एक 25 सेंटीमीटर लंबा पाइप, 25 सेंटीमीटर बोल रहे हैं जी, तो पाइप बहुत बड़ा हो गया, 1 फीट का पाइप हुआ एक तरह से, है ना जी। तो 25 सेंटीमीटर का एक पाइप होता है सर, तो जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, है ना, ओइसोफेगस या इसोफेगस के नाम से बुलाते हैं, ठीक है। तो इसोफेगस के बारे में तो थोड़ा सा इमेजिनेशन कराइए ना सर। देखो तो एक डम्मी फोटो देखो, मान लो कोई बंदा है ये, ठीक है। तो इसोफेगस यहाँ से शुरू होगा सर, ये लंग्स है यहाँ पे, उसका इधर लंग्स होता है और इधर एक लंग्स होता है जी। तो लंग्स को भी पार करके सर, और तब इधर किधर, जब अब तुम लोग अपने से महसूस करो, बायोलॉजी में जब भी फोटोग्राफ बनाओगे ना, तो फोटोग्राफ को अपने छाती पे रख के देखो, ये फोटोग्राफ है ना, इसको सीधे अपने बॉडी पे रखोगे तो तुम्हारा पेट है ना लेफ्ट साइड में होगा जी, ठीक है। मतलब ओइसोफेगस
आगे बढ़ता है सर, 25 सेंटीमीटर लंबा पाइप है और लेफ्ट साइड की ओर एक जे शेप लाइक स्ट्रक्चर में चला जाता है, इसका नाम है स्टोमक। ये जे शेप होता है, ठीक है, जे के आकार का दिखने वाला जे शेप लाइक स्ट्रक्चर। जे समझ में आ रहा है, ऐसे लग रहा है ना जी, जे शेप लाइक स्ट्रक्चर। और तुम लोग ये बात भी याद रखना, हम लोग का स्टोमक लेफ्ट साइड में होता है, ठीक है, लेफ्ट साइड में, ठीक है। अगर तुम लोग अभी अपना बॉडी को छुएगा ना, तो जहां पे तुम्हारा हड्डी महसूस होगा, इसीलिए पेट पे मत पहुंच जाना। हड्डी जिधर होगा ना जी, लेफ्ट साइड में, रिब्स जिसे बोलते हैं, उधर ही होगा जी, ठीक है। देखो हम फोटोग्राफ से समझा सकते हैं, है ना। ये 11th का फोटोग्राफ है, बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, या है ना, इसका बस फोटोग्राफ दिखाने के लिए हम ऐसा ये बुक खोल रहे हैं जी, ठीक है। तो ये फोटोग्राफ के अकॉर्डिंग है ना, कटेगा तो फिर से ज्वाइन कर लेना, अभी थोड़ा सा और पढ़ाएंगे। अब यूट्यूब पे नहीं डालेंगे जी आज का क्लास का वीडियो, है ना, नेट मेरे में एमबी बहुत कम है ना, तो होगा तो रात को डालेंगे। देखो यही फोटोग्राफ देख रहे हो ना, ये हम लोग का रिब्स का फोटोग्राफ है, ठीक है। ये जो फोटोग्राफ देख रहे थे आप, ये रिब्स का फोटोग्राफ है। यहाँ पे स्टोमक होता है जी, यहाँ पे इस जगह पे, मतलब हड्डी के अंदर होता है स्टोमक, थोड़ा सा बाहर भी होता है, पर इस रीजन में होता है सर, जहाँ हड्डी मौजूद है उस रीजन में स्टोमक होता है। जहाँ पे तुम पेट कहता है ना, जो बड़का सा बेली को छूते हो ना, वो असल में इंटेस्टाइन का इलाका है ना जी। अब जब खाना खाते हैं तो यही सब आगे फेंका जाता है, इसलिए आगे की ओर बढ़ जाता है, ठीक है। तो हेलो, कहाँ जा रहा है जी? जा रहा था जी। हाँ, किससे बात हो रहा है? हेलो, हेलो। तो देखिए, तो ये था आपको स्टोमक, है ना। स्टोमक के जस्ट बाद क्या देख रहे हैं हम लोग, है ना, ये था आपको स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है जी। तो स्मॉल इंटेस्टाइन ये हुआ, है ना। तो सर स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ से शुरू हो जाता है। कहा जाता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन 6 मीटर लंबा होता है जी, ठीक है, 6 मीटर लंबा होता है। मतलब तुम जो इंसान के अंदर में जो स्टोमक देख इंस्ट्रूमेंट है, इसको तो लपेट लपाट के, है ना, आपको 20 सेंटीमीटर के अंदर में ले लेते हैं। लेकिन असल उसको सीधा कीजिएगा ना सर आप, तो ये 6, है ना, आपको यानी कि मीटर का होता है जी, ठीक है। और 6 मीटर का स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना जी, आपको मौजूद होता है जी। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का नाम स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों पड़ा, अभी हम थोड़ी देर पहले बोले थे, इसका पाइप का जो मुहाना है ना सर, ये छोटा होता है, ये छोटा मुहाना है, इसलिए स्मॉल इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का नाम लार्ज इंटेस्टाइन इसलिए पड़ा कि उसका पाइप का जो डायमीटर होता है ना, वो बड़ा होता है जी, ठीक है। और यहाँ से जब आगे बढ़ते हैं सर, तो ये लार्ज इंटेस्टाइन का एक एरिया हुआ जी, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन का जो एरिया देखते हैं सर, ये आगे बढ़ा, ठीक है। और ये लार्ज इंटेस्टाइन कुछ इस तरह से, है ना, यहाँ तक आया, है ना। तो ये हुआ, है ना, लार्ज इंटेस्टाइन। और लार्ज इंटेस्टाइन का जो पार्ट हुआ, है ना, यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि, ठीक है, समझ में आया ना। तो उसके बाद, है ना, ये था आपको लार्ज इंटेस्टाइन, अंत में यहाँ पे खत्म होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन जहां से मिलता है लार्ज इंटेस्टाइन से, जहां पेन रख रहे हैं जी हम, तो उसको हम लोग सीकम बोलते हैं, सीकम, है ना जी। सीकम के नाम से बुलाते हैं। सीकम के बारे में हम फ्यूचर में तुम लोग को बताएंगे, ठीक है। अभी बस इतना जानो कि सर सीकम क्या होता है। व्हेन a small intestine joined with the large intestine, the region is called सीकम। जहां पे अभी पेन चला रहा है ना, वो इलाका क्या कहलाता है, सीकम। सीकम से ऊपर बढ़ते हैं ना सर, तो एकदम घुमावदार इलाका दिखाई देता है, ऐसे घुमावदार सांप जैसा दिखने वाला इलाका। तो इसको हम लोग कोलोन बोलते हैं, कोलोन, कोलोन, है ना जी। क्योंकि सर ये लग रहा है ना तुम लोग को उठता हुआ कोलोन है, ऊपर की ओर जा रहा है, इसलिए सर इसको हम लोग असेंडिंग कोलोन के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है, असेंडिंग कोलोन, है ना। ये सोया हुआ लग रहा है, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, ट्रांसवर्स कोलोन के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है, ट्रांसवर्स कोलोन। नहीं याद होगा तो कोलोन वर्ड तो याद हो सकता है ना। हाँ पूछो जी, क्या पूछना है। हाँ, हाँ, लार्ज इंटेस्टाइन का एक जगह है, इलाका है, यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया वगैरह पाया जाता है ना। उसी को हम बोलते हैं, ठीक है। अब अपना हाथ हटाओ, इसमें हाथ में दिख रहा है। कैसे हटेगा, हाँ हट गया, हट गया, है ना। तो ये ट्रांसवर्स कोलन हुआ, है ना। और ट्रांसवर्स कोलन के बाद जब नीचे जाते हैं सर, तो ये नीचे की ओर उतर रहे हैं, इसलिए इसको हम लोग डिसेंडिंग कोलन के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। इसका नाम क्या पड़ेगा, डिसेंडिंग कोलोन। नहीं स्पेलिंग याद होगा तो कोलोन वर्ड तो याद ही हो जाए ना। कोलोन क्यों कहते हैं सर, क्योंकि हाईली कॉइल्ड होता है सर, घुमावदार होता है, दैट्स वाई इसको कोलोन कहते हैं। फिर इसका काम क्या है, तो फ्यूचर में हम तुम लोग को बताएंगे इसका काम क्या है, ठीक है।
आ गया। अब जुड़ा रे रेहान, खत्म हो गया तो अब। हेलो, लाइन तुम्हारे तब भी कटा हुआ था। ओ, ठीक है। कुछ दिन में ऑफलाइन पढ़ाने लगेंगे जी, ठीक है, एक दो दिन में हम तुम लोग को ऑफलाइन बुलाएंगे, है ना। चले, तो देखो, तो ये था आपको, है ना, इसके बात कर रहे थे जी, ठीक है, यानी कि सीकम था। कुछ समझ में आ रहा होगा ना जी, ठीक है, ये सब हम लोग ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को देख रहे हैं जी। एक बात गौर कीजिएगा कि सर लार्ज इंटेस्टाइन से एक छोटा सा औंगली नुमा स्ट्रक्चर बाहर निकला हुआ है सर, ठीक है। इस औंगली नुमा स्ट्रक्चर को क्या नाम देते हैं, है ना, अपेंडिक्स बोलते हैं, ठीक है, अपेंडिक्स। और इसी के नाम में, है ना, भर्मी फॉर्म अपेंडिक्स भी लिखा होगा। भर्मी फॉर्म मतलब ना कि पिल्लू जैसा दिखने वाला, है ना। भर्मी होता है अर्थ बम के लिए इस्तेमाल करते हैं जी वर्ड, है ना जी। भर्मी फॉर्म माने एक आपको नहीं कि अर्थ बम जैसा दिखने वाला है ना, अपेंडिक्स होता है, ठीक है। इसका क्या काम है सर, इसको भी जानेंगे। तुमने उसके बारे में इतना जानो कि वेस्टिजियल ऑर्गन है, बिना बेफालतू का ऑर्गन है। इसको काट करके, है ना, इसको काट करके हटा भी देते हैं। अमेरिका सब में इसका अपेंडिक्स का ऑपरेशन भी होता है, ठीक है, अपने देश में तो नहीं होता है। तुम जहां पे बेल्ट लगाओगे ना, है ना, जब तुम पैंट पहनते हो और उसका बेल्ट जहां पे लगाते हो, अब बेल्ट का जो यानी कि राइट साइड हुआ तुम्हारा दाहिना हाथ, है ना जी, हम कह रहे बार बार, तुम इस फोटोग्राफ को अपने ऊपर में रख के देखोगे। अब इसमें हम कैसे बताएं, समझ में आ रहा ना। ऐसे कोई बंदा है ना ये वाला, तो ये उसका राइट साइड होगा और ये उसका लेफ्ट साइड होगा, ठीक है। हम बार बोल रहे हैं बायोलॉजी में जब भी फोटो लोगे ना, तो अपने बॉडी पे महसूस करके देखो। तो इस हिसाब से यहाँ पे था अपेंडिक्स, इस जगह पे अपेंडिक्स दिखाई देगा, मतलब राइट साइड में। जब आप बेल्ट जहां पे लगाते हो, तो बेल्ट जहां पे लगाते हो उसी जगह पे अपेंडिक्स होता है। कहा जाता है कि अगर वहां पे कोई लड़का तुमको एक मुक्का भयानक मार देना, तो तुम्हारा मौत वहीं पे हो जाएगा। अपेंडिक्स के अंदर में बहुत सारे केमिकल्स, बहुत सारे तरह के बैक्टीरिया पाए जाते हैं, ठीक है जी, जो तुम्हारे बॉडी में जहर रिलीज करता है जी, ठीक है। असल में जहर को पकड़े रहता है, और मुक्का उक्का लगेगा ना, चोट उट लगेगा ना, तो यही फट जाता है। अपेंडिक्स के फटने से इंसान की मौत हो जाएगी, ठीक है। काहे, क्योंकि इसमें बहुत सारा पॉइजनस सब्सटेंस सब भरा रहता है। इसलिए अमेरिका जैसे देशों में क्या करता है, अपेंडिक्स का ऑपरेशन करके हटा दिया जाता है जी, ठीक है। और तुम लोग अगर पहलवान बनोगे, तो पहलवानी करने से पहले, बॉक्सिंग करने से पहले तुम्हारा ये सब चीज का ऑपरेशन हो जाएगा, ठीक है जी, ताकि तुमको कोई यहाँ पे मुक्का मारे तो तुम मर न जाओ, ठीक है। अपेंडिक्स का कोई काम नहीं है हमारे बॉडी में, ये बस कुछ पॉइजनस सब्सटेंस को रखता है। फ्यूचर में जब हम तुमको लार्ज इंटेस्टाइन पूरा डिटेल में बताएंगे ना, तब हम तुमको अपेंडिक्स के बारे में भी बता देंगे क्या केमिकल सब रहता है जी, ठीक है। तुम अभी बस इतना ही जानो, है ना, वेस्टिजियल और, क्या बोले, हाँ हेलो, हाँ कर सकते हो, हाँ कर, हाँ, लेकिन हम ये भी सबका मतलब वही होता है, वेस्टिजियल ऑर्गन मतलब कोई काम का नहीं, ठीक है। ऐसा ऑर्गन जिसका अभी तुम्हारे यूज नहीं हो, ठीक है, तो ऐसे ऑर्गन को वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं, ठीक है। समझ में आया ना। पहले जमाना में यूज होता था, लेकिन अभी कोई इसका यूज नहीं है, ठीक है। तुम सही बोल रहे हो, बाद में हम तुमको बताएंगे इस सब के बारे में, ठीक है। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का ट्रैक सब दिखाई दिया, ये हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बनाए हैं। ग्लैंड का फोटोग्राफ नहीं दिखाया, यहाँ ऐसे होता है, यहाँ पे पेनक्रियाज होता है, यहाँ पे लीवर होता है। ये सब चीज अभी हम नहीं बनाए जी, ठीक है, लेकिन बाकी सब चीज तुम लोग को दिखाई दे रहा है। कहाँ पे बकल कैविटी है, कहाँ पे ओसोफेगस है, कहाँ पे स्टोमक है, ये सब तुम लोग देख रहे हो जी, ठीक है। ये सब चीजें आपको समझ में भी आ रहा होगा, है ना। ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक का कुछ फोटोग्राफ सब यहाँ पे दिखाई दे रहा है जी, ठीक है। क्लियर हो रहा है हम क्या बोल रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं इससे, है ना। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जब देखते हैं, है ना, कौन है जी, हाँ, तो हम बता रहे थे कि आपको, है ना, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जी दिखाई दे रहा है ना फोटोग्राफ। एक लास्ट टाइम आप अटेम्प्ट लेते हैं, एक मिनट, है ना। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का जो फोटोग्राफ बनाए थे जी, ठीक है। अब देखिए पूरा फोटोग्राफ को एक साथ डिटेल करते हैं।
तो ये था हम लोग का, है ना जी, माउथ, फिर यहाँ पे बकल कैविटी, और बकल कैविटी के बाद आपको हम क्या पढ़ाए थे, है ना, फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद क्या पढ़ाए थे हम आपको, ओसोफेगस, है ना, या इसोफेगस, प्रोनाउंस जो भी कीजिए आप, है ना। और इसोफेगस के आगे जब बढ़ते थे तब क्या मिलता था, एक जे शेप लाइक स्ट्रक्चर, स्टोमक, है ना। स्टोमक का डेफिनेशन अभी हम नहीं दिए, आप लोग को दिखाएंगे, बताएंगे जब स्टोमक डिटेल में पढ़ेंगे तो। फिर उसके बाद, है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना, फिर उसके बाद तुमको लार्ज इंटेस्टाइन आएगा, है ना जी। और लार्ज इंटेस्टाइन के बाद क्या होगा सर आपको, है ना, रेक्टम, एनस, ये सब करते लास्ट में फिनिश हो जाएगा जी, ठीक है। मेरा कहना है कि तुम लोग से एक बिहार आपको आपके ही क्लास में एक क्वेश्चन पूछेगा, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का लेंथ कितना बड़ा होता है, तो तुम ऐसे जवाब देना 7 से 8 मीटर, है ना जी। हम लोग का जो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो लंबाई होता है वो 7 से 8 मीटर का होता है जी, ठीक है। तो मेरे यहाँ या इमेजिन करना चाहोगे तो 7 से 8 मीटर समझ रहे हो कितना बड़ा होगा, है ना, एक बस के जितना बड़ा, ठीक है जी। एक बस का जो लंबाई देखते हो तो लगभग वो 7 से 10 मीटर के आसपास का होता है, तो उतना ही बड़ा होता है जी। एक बात तुम लोग गौर करना, ठीक है जी, जो हम बोल रहे हैं, देखिए सर, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जितना बड़ा होगा सर, तो ड्यूरेशन ऑफ डाइजेशन भी उतना ही बड़ा होगा। कुछ समझो, ये लाइन तुम लोग का मेडिकल का भी हो सकता है, ओलंपिक का, बोर्ड का भी, ड्यूरेशन ऑफ डाइजेशन, है ना, उतना ही ज्यादा बड़ा होगा जी। इसका हिंदी में सुन लो कि सर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जितना लंबा होगा, फिर से बोलते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जितना लंबा होगा सर, तो खाना पचने का समय भी उतना ही ज्यादा होगा। मान लो कोई ऐसा जानवर है सर जिसका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट 10 मीटर का है, ठीक है, तो उसके अंदर में खाना है ना सर, आपको 5 घंटा में पचेगा, मतलब उसको दोबारा जो भूख लगेगा ना, वो 5 घंटा बाद लगेगा। और जिसका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट 2 मीटर का है सर, तो उसको 2 घंटा में खाना पच जाएगा, या 1 घंटा में खाना पच जाएगा, और उसको है ना 1 घंटा बाद फिर भूख लग जाएगा। कुछ गया बात समझ में, कि जो आपको जिसका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जितना लंबा होगा सर, है ना, लेंथ ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट डिपेंड करता है सर आपको, है ना जी, समझना जी, जो भी हो, समझना जी सबको, लेंथ ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ड्यूरेशन ऑफ डाइजेशन पे डिपेंड करता है सर। ये तुम्हारे बोर्ड में है, मतलब 10th में पढ़ा है, अभी लेवल कोई हाई नहीं किए हैं, हाई लेवल का एकदम खुद बोल देंगे कि हाई लेवल है। लेंथ ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जितना बड़ा होगा सर, तो खाना पचाने में समय भी उतना ही लगेगा जी। अब एक बात और समझिएगा आप लोग, कि शाकाहारी जानवर जो होता है ना सर, हार्बीवोरस, है ना जी, हार्बीवोरस, है ना, उसका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट सबसे बड़ा होता है जी, इन कंपेरिजन टू ओमनीवोरस, है ना जी, ओमनीवोरस, ठीक है जी। और सबसे छोटा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है कार्निवोरस का, ठीक है, कार्निवोरस का। जा रहा बस में, तुम लोग को है कि सर इंसान में जैसे हम लोग में कोई हिंदू जो होता है ना, देखो हिंदू धर्म में ज्यादा देखो कुछ कुछ आदमी से शाकाहारी होता है, तो क्या वो लोग हार्बीवोरस के नहीं, वो भले ही मांस त्याग दिया हो, लेकिन उसको ओमनीवोरस के ही कैटेगरी में रखेंगे जी। समझ में आ रहा है ना, कि ऐसा नहीं कोई लड़का समझना कि जब आज से शाकाहारी खाना खाना लगेंगे तो हम लोग का डाइजेस्टिव ट्रैक्ट लंबा हो जाएगा, और मांसाहारी खाएंगे तो छोटा हो जाएगा, जो बना हुआ वही रहेगा, ठीक है। तो जो पैदाइशी जिसका जैसा नेचर, जैसे हिरन वगैरह सब, गाय भैंस वगैरह सब, उसका हार्बीवोरस के कैटेगरी में रखेंगे सर, उसका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बड़ा होता है जी। शेर बाघ सब का सर, है ना जी, सांप वगैरह हुआ सर, इन लोग का डाइजेस्टिव ट्रैक्ट छोटा होगा जी, ठीक है। हम लोग ओमनीवोरस में आते हैं, जो शाकाहारी मांसाहारी दोनों खाता हो, उस सबको ओमनीवोरस में रखो थोड़ा देर के लिए, तो वो लोग क्या होगा, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट मीडियम साइज का होगा। अब तो लोग समझ गया होगा सर क्वेश्चन कैसा पूछेंगे, सर यही पूछेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैव लार्ज डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, तो तुम्हारा जवाब क्या होगा जी, हार्बीवोरस, है ना जी। स्मॉलेस्ट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इसका होगा कार्निवोरस। यार तुम लोग को है ना, कोई तुम लोग जो क्विज कॉन्टेस्ट में जाओगे ना, ऐसे पूछा है शेर को तुरंत तुरंत क्यों नहीं शिकार करना पड़ता है, तुरंत तुरंत क्यों भूख लगता है, तो तुम उसका यही जवाब देगा कि भाई उसका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट छोटा होता है जी, ठीक है। अब तुम्हारे मन में ये भी सवाल उठेगा सर ऐसा काहे हुआ सर, तो देखो ये सब है ना कुदरती तौर पे ऐसा होता है। देखो शाकाहारी जानवर को पता है कि हमको मार के कोई खा जाएगा, है ना, मांसाहारी जानवर शेर को थोड़े मार के खा जाएगा जी, ठीक है, तो वो तो आराम बिंदास रहेगा। तो शाकाहारी जानवर को डर लगा रहेगा कि भाई कोई हमको आके मार के खा जाएगा, इसलिए इन लोग का डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है ना कुदरती तौर पे बड़ा हो जाता है, इसलिए वो एक बार में अच्छा से खाना खा लेगा। और खाना पचेगा सर 24 घंटा के बाद, मान एक खाना दे दिए तुम उसको, मैंने सुबह में 10 बजे में खाना खाया, तो जाके उसको अगले दिन 10 बजे दिन में भूख लगेगा जी, तो एक के बार खाएगा उसके बाद जाके छुप जाएगा ना जी। इसीलिए सर शाकाहारी जानवर सब में एडवांटेज के तौर पे होता है जी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का लंबा होना। जितना लंबा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, खाना पचने का देर उतना ही कम लगेगा जी, ठीक है। अब तुम लोग एक बात ध्यान रखना जो हम बोल रहे हैं जी, ठीक है, एक क्वेश्चन पूछेंगे थोड़ा देर में। एक देखो, कहा जाता है कि छोटी मछलियां जितनी भी होती है ना, छोटी मछली का नहीं मतलब समझ रहा है, पोठिया वगैरह ये सब देखा है, या कभी तुम एक सेंटीमीटर का इतना इतना जो मछली देखोगे, ठीक है, ये लोग
प्योर शाकाहारी होती है, ये या तो मिट्टी खाती है या छोटा छोटा पेड़ पौधा को खाता है जी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है जी, मेडिकल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव हाईएस्ट लार्ज डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉलोइंग हैव हैव लार्ज डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, है ना जी। क्वेश्चन समझ गया होगा। ऑप्शन दे रहे हैं, एक दे दिया था एलिफेंट, है ना जी। पहला ऑप्शन दिया था एलिफेंट, किसका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट सबसे बड़ा होगा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है ना जी स्मॉल फिश, है ना। तीसरा ऑप्शन है ना जी ह्यूमन, और चौथा ऑप्शन है ना लायन, है ना जी। देखो मैक्सिमम स्टूडेंट इसको टिक मार दिया होगा जी, ठीक है। वो सोचा होगा कि हाथी शाकाहारी होता है, सबसे बड़ा जानवर है अर्थ का, इसका ही डाइजेस्टिव ट्रैक्ट सबसे बड़ा, लेकिन नहीं, इसका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट सबसे बड़ा होता है, ठीक है। छोटा जानवर जो होता है ना उसका, अगर वो शाकाहारी है तो उसका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ज्यादा बड़ा होगा इन कंपेरिजन टू द एलिफेंट की तुलना में। एलिफेंट बड़ा जानवर है जी, ठीक है, उसका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट उतना बड़ा नहीं होगा जितना इसका होगा जी। हाँ, इसके साथ कंपेयर करोगे शेर और ह्यूमन के साथ, तब इसका बड़ा होगा, पर है ना इसमें और इसमें कंपैरिजन होगा, दोनों शाकाहारी जानवर ही है। लेकिन स्मॉल फिश का डाइजेस्टिव ट्रैक्ट 20 मीटर का होता है, ठीक है। समझा दिए तो ठीक है ना, रट लो, सर बोल रहे हैं तो समझा रहे हैं। शाकाहारी जानवर में जो छोटा जानवर होता है सर, तो उसको तो और ज्यादा डर लगेगा ना जी, तो उसका और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, अभी हम तुम लोग को कहानी सुनाए थे ना जी कि भाई शाकाहारी जानवर का डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बड़ा काहे होता है। तो जवाब हम तुमको दिए थे भाई, डर लगता रहता है उसको कि भगवान उसको या नेचर उसको क्या करता है, अल्लाह उसको क्या करता है कि उसका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इतना बड़ा कर देता है कि बहुत देर बाद भूख लगे। हाथी को तो डर ही नहीं लगेगा किसी से, वो तो बिंदास आदमी है ना जी, तो उसका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट उतना बड़ा नहीं होगा जितना बड़ा स्मॉल फिश का। कुछ गया जी, समझा, रिप्लाई करो जी हाँ या ना में। हेलो हेलो, समझ में आया जी, है ना। क्वेश्चन यही है कि किसका डायरेक्टिव टैग बड़ा होगा तो स्मॉल कितना बड़ा होगा जी। आज का क्लास यहीं तक रहेगा, हम यूट्यूब पे डाल देंगे, है ना, है ना, हम यूट्यूब पे डाल देंगे, ठीक है, देख लीजिएगा, है ना। पर कोशिश कीजिए ऑनलाइन क्लास जुड़ने का, ठीक है, ये आप लोग के लिए फायदा का, कि हमको बहुत सारा नेट यूज हो जाता है, ठीक है, और टाइम लग जाता है। हम शायद प्ले लिस्ट बना दिए हैं जी, ठीक है, देखा है तुम लोग यूट्यूब पे। हेलो, है ना, प्ले लिस्ट बना दी, मतलब जितना हम पढ़ाए ना उस सबको तुम्हारे एक जगह पे लिखा होगा, ठीक है, जिसका जो क्लास छूट गया वो देख लीजिएगा उससे। और दूसरी नंबर, है ना, आज का क्लास में जिसको नहीं समझ में आया हो या नहीं छूट गया हो तो जाके उसको देखिए यूट्यूब से, है ना, उसके बाद कोई क्वेश्चन पूछ लीजिए, ठीक है। ओके बाय। टेस्ट भी लेंगे जी, ठीक है, जो टेस्ट का जो सिलेबस था उसको भी हम रिवाइज करेंगे एक बार में, ठीक है, हम आजकल में तुम लोग को उसको भी हम बता देंगे टेस्ट का क्वेश्चन सब, ठीक है, तैयारी कीजिएगा। ठीक है, ओके बाय।